वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हमारी इतिहास चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे वर्धन वंश का जो लास्ट रूलर था हर्षवर्धन, उन्होंने शादी तो नहीं की थी, तो आगे उनका वंश चल नहीं पाया। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके तुरंत बाद नॉर्थ इंडिया में बाहरी आक्रमणकारियों की बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल जाता है और वो आ रहे होते हैं, अभी तक आए नहीं है। इसीलिए हम साउथ इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेंगे। अगर वो वहां पर आगे होते नॉर्थ इंडिया में, और अगर हम नॉर्थ इंडिया पढ़ाने लग जाए, तो ऐसा हो सकता था कि साउथ इंडिया भूल जाते। हर्षवर्धन विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने तीन तीन किताबें लिखी हैं। कल आपको बताया, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। रत्नावली ये इनकी बहुत अच्छी पुस्तक थी। इन्होंने इलाहाबाद में हर 5 साल पर एक मेला लगवाया, जहां पर वेन सांग को अध्यक्ष बनाया गया। किसके जगह पर हटा के बनाया? तो वो पंडितों की जगह पे पहले पुरोहित जो होते, तो वो पुरोहित अध्यक्षता करते थे, लेकिन उस मेले का अध्यक्ष वेनसांग को बनाया। वेनसांग चीनी यात्री था, वो हमने कल आपको बताया। एक बार ऐसा मेला इतना भव्य हो गया था, इतना भव्य मेला हो गया था कि इतिहासकारों ने उसे 5वीं बौद्ध संगीति की भी संज्ञा दे दी थी। अब हम साउथ इंडिया की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में कैसे क्या कहां हुआ था, वहां के जो महत्वपूर्ण वंश थे वो देखते हैं। उसके बाद हम नॉर्थ इंडिया में फिर से आएंगे, एक बार चर्चा फिर से हर्षवर्धन की होगी। उससे पहले हम साउथ इंडिया देखते हैं। तो साउथ इंडिया में हमारा सबसे पहले जो काल स्टार्ट होगा, संगम काल, वो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी, यानी कि प्रथम सदी से लगभग तीसरी सदी तक ये काल चला। दक्षिण भारत में 3 महासम्मेलन हुए थे। अगर क्वेश्चन आए कि संगम काल को संगम काल ही क्यों कहा जाता है, यानी कि इस काल का नाम संगम काल क्यों पड़ा, तो इसका मतलब है कि साउथ इंडिया में 3 महासम्मेलन हुए थे, इसीलिए इसका नाम संगम काल पड़ा। दक्षिण भारत में 3 महासम्मेलन हुए थे, इसीलिए इस काल का नाम संगम काल का पड़ा। प्रथम सम्मेलन हमारा, अगर हम प्रथम सम्मेलन की अगर हम बात करें, तो दक्षिण मथुरा में हुआ था। दक्षिण मथुरा अभी जलमग्न है, ये इधर थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये जो दक्षिण हमारा मथुरा है, ये इधर यहां पर स्थित है। तो अभी ये जलमग्न है, अभी है नहीं। अगर हम प्रथम सम्मेलन के आगे अध्यक्ष की बात करें, तो ये अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इसके अगस्त ऋषि ने इस सम्मेलन की, प्रथम सम्मेलन की अगस्त ऋषि ने अध्यक्षता की थी। 89 किंग्स यानी 89 राजाओं ने इसमें भाग लिया था। प्रथम सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया था। दूसरे सम्मेलन की अगर हम बात करें, सेकंड सम्मेलन हमारा कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में जो हमारा सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता तोलकपियम ने की थी। तोलकपियम ने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम तोलकपियर था। एक बार देख लें, बस केवल एक याद रखें, या तो तोलकपियर याद कर लें, ये बुक का नाम है, या तोलकपियम याद रख लें, ये अध्यक्ष है। अगर हम तोलकपियम याद रखेंगे तो मां की जगह रा लगा देंगे, वो बुक हो जाएगी। अगर तोलकपियर याद रखेंगे तो रा की जगह मां लगा देंगे, वो उनके अध्यक्ष हो जाएंगे। इस सम्मेलन के सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं। सबसे अधिक साक्ष्य मिलने का मतलब है कि इस सम्मेलन की जो ये बुक मिली है, सारे साक्ष्य तो यही हैं, और किसी सम्मेलन की कोई बुक नहीं मिली। ये जो हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। अगर तीसरे सम्मेलन की हम बात करें, तो वो उत्तरी मदुरा या मदुरई में हुआ था। उत्तरी मदुरा को हम मदुरई बोलते हैं वर्तमान में। इसमें अध्यक्ष जो थे नक्कियर थे। ये नक्कियर अध्यक्ष का नाम है, ये नक्कियर अध्यक्ष का नाम है।
सेकंड सम्मेलन में अगर हम बात करें कि कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो सेकंड सम्मेलन में 59 राजाओं ने भाग लिया था। और थर्ड सम्मेलन की बात करें तो यहां पर 49 राजाओं ने भाग लिया था। एक बार कंपेयर करके देख लेंगे। फर्स्ट सम्मेलन दक्षिण मदुरा, सेकंड सम्मेलन कपाटपुरम, थर्ड सम्मेलन उत्तरी मदुरा या मदुरई। एक बार इधर कंपेरिजन कर लेंगे कि फर्स्ट में तो 89 राजाओं ने भाग लिया था, सेकंड में 59 राजाओं ने भाग लिया था, और थर्ड सम्मेलन में 49 यानी 49 राजाओं ने भाग लिया था। सारे सम्मेलन वर्तमान तमिलनाडु में हुए थे। आज का जो तमिलनाडु है, सारे सम्मेलन वहीं हुए थे। सभी साक्ष्य जो भी किताब बुक वगैरह मिले हैं, वो सभी साक्ष्य तमिल भाषा में मिले हैं। ये क्वेश्चन मिल जाता है कि जो संगम काल के जो 3 सम्मेलन थे, उनके जो भी साक्ष्य मिले हैं किस किस भाषा में मिले हैं, तो कई ऑप्शन में कई भाषाएं आएंगी, लेकिन एक ऑप्शन जरूर होगी कि केवल तमिल भाषा। तो हमें केवल तमिल भाषा पर टिक लगाना है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जब तमिल भाषा का सारे साक्ष्य तमिल भाषा में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि तमिल भाषा का वर्चस्व जो था वो सबसे अधिक था। तमिल भाषा के अगर हम पितामह की बात करें तो वो अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि प्रॉपरली तमिलनाडु के नहीं थे, ये हमारे बनारस यूपी से थे। अगस्त ऋषि वाराणसी से थे। हम संगम काल के जो 3 महत्वपूर्ण वंश हैं, थोड़ा सा इधर देख लेंगे। जो हमारे 3 महत्वपूर्ण वंश हैं उनको देख लेंगे, चेर, पांडु और चोल। ये वर्तमान केरल का हिस्सा तो चेरों का था, ये चेर का हिस्सा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा दक्षिण का, ये पांडुओं का हिस्सा था, यहां पर पांडु थे। और ये वाला हिस्सा तमिलनाडु वाला हिस्सा ये चोलों का था, ये चोल वंश थे। अगर हम चेरों की बात करें तो इनका जो चिन्ह था वो धनुष था, इनका चिन्ह धनुष था। चोलों का चिन्ह बाघ था, बाघ। याद रखना, शेर में और बाघ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में हमें शेर भी देखने को मिल जाता है कि चोलों का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, शेर, बाघ, तेंदुआ, ऐसे करके। तो याद रखना है बाघ था। और पांडु लोग ये दक्षिण में थे, वहां मछलियों की रेज थी, बहुत मार थी मछलियों की, इसलिए इनका चिन्ह हम याद रखेंगे मछली था। अब हम बात करते हैं चेर वंश की। चेर वंश की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो जहां पे केरल है, वर्तमान केरल में चेर वंश का स्थापना थी। राजधानी की बात करें तो या तो करूल बोल दीजिए, याद हमको दोनों ही रखनी है, करूल या कराल। चेर वंश की राजधानी कराल या करूल। चिन्ह की बात करेंगे तो आपको बताया धनुष ही है। चेर शब्द का जो मतलब है ये पर्वतीय क्षेत्र से हो जाता है। चेर वंश का मतलब है, चेर शब्द का मतलब पर्वतीय क्षेत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेर जो था पर्वतीय क्षेत्र था, ये चेर वंश का नाम है, ना कि किसी क्षेत्र का नाम। मतलब पे बिल्कुल ना जाएंगे, क्योंकि आगे जो पांडु वाला जो मैटर है इसका मतलब सर्वाधिक पुराना है, लेकिन सबसे पुराना चेर वंश था, तो मतलब पे हम नहीं जाएंगे। इनकी जो चर्चा मिलती है 2 जगह मिलती है। एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इनको चेरापद नाम दिया गया है, चेरापद नाम से इनको पुकारा गया है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला एक और जो जहां पे चर्चा हुई है वो अशोक का सेकंड एडिक्ट है, यानी कि अशोक के द्वितीय अभिलेख में इनको केरल पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। आगे इनके राजाओं के नाम देख लेंगे। इनके राजा प्रमुख उदयन थे, सेनगुटन थे, ये सब इनके राजा देख लेंगे। चेर वंश के जो प्रमुख राजा थे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे ये उदयन जरेल, इनके एक शासक का नाम था उदयन जरेल। तो इनकी जो विशेषता थी उदयन जरेल की, इन्होंने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था।
क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस शासक ने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया? तो निम्नलिखित में एक उदयन जरेल का भी नाम होगा, तो हमको वहां पर टिक कर देना है। दूसरे राजा थे सेन गुटवन। सेन गुटवन इन्होंने करगी पूजा स्टार्ट की। करगी का मतलब होता है पत्नी। इन्होंने पत्नी की पूजा स्टार्ट की और श्रीलंका वालों से भी कहा कि तुम भी आओ अपनी पत्नियों को लेकर और उनकी पूजा करो। अगले ये जो महत्वपूर्ण शासक थे आदिगमान, इन्होंने गन्ना की खेती स्टार्ट की। यहाँ बंदरगाह भी थे, जो समुद्र के किनारे की ये वंश है तो बंदरगाह भी होंगे। तो इन बंदरगाहों में चेरों का जो मुजरिस बंदरगाह था, चेरों का मुजरिस बंदरगाह प्रमुख था, जहां से रोम तक का व्यापार होता था। ये जो बंदरगाह वगैरह है, ये इनकी चर्चा हम इसी में करेंगे। इससे पहले हम पांडव वंश की जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। पांडव वंश वो थे जिन्होंने ये जो तीनों सम्मेलन थे, वो तीनों सम्मेलन जिसके कारण इस काल का नाम संगम काल पड़ा, वो तीनों सम्मेलन पांडव वंश के लोगों ने ही कराए थे। पांडव वंश की जो राजधानी थी मदुरई थी। मदुरई राजधानी के साथ साथ इनकी तमिल भाषा थी, भाषा तमिल थी। मातृसत्तात्मक समाज था इनका, जो समाज था मातृसत्तात्मक था। अभी तक के इतिहास में बस हमको 3 जगह मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिला है। पहले हमने आपको सिंधु सभ्यता में बताया था कि समाज मातृसत्तात्मक था। दूसरा सातवाहन वंश में बताया था कि समाज मातृसत्तात्मक था। तीसरा इतिहास में मातृसत्तात्मक जो है वो पांडव वंश है। ये अभी तक हमने 3 मातृसत्तात्मक समाज पढ़े हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो एक जनजाति प्रेजेंट में भी है, लेकिन हम इतिहास की बात करें तो अभी तक हमने 3 ही मातृसत्तात्मक समाज पढ़े हैं। पहला सिंधु, दूसरा सातवाहन, तीसरे की बात करें तो पांडव वंश। ये 3 ही हमने अभी तक मातृसत्तात्मक पढ़े हैं। इसके आगे ये जो पांडव वंश था मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो मोती होते हैं आभूषण बनाने के काम आते हैं। मेगास्थनीज की बुक में जैसे जो चेर वंश के जो चर्चा मिली है वो अशोक के 2nd एडिक्ट में या फिर ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेर वंश की चर्चा मिली है। वैसे ही पांडव वंश की चर्चा मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मिली है। ये वंश तीनों वंशों में यानी कि चेर, चोल और पांडव, इन तीनों वंशों में सबसे ज्यादा लड़ाकू था, सबसे ज्यादा खतरनाक था। इनके महत्वपूर्ण शासक नेडियान थे, पहले नेडियान। इन्होंने समुद्र की पूजा स्टार्ट की। केरल में या साउथ में उधर आज भी समुद्र की, गंगा की, नदियों की पूजा होती है। एक थे नेडुजेलियन। नेडुजेलियन ये सर्वाधिक प्रतापी यानी सबसे प्रतापी राजा थे। कौन से वंश के? पांडव वंश के। नेडुजेलियन सबसे प्रतापी राजा थे। एक बार 290 में तलेया लंगनम ये एक जगह का नाम है। यहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था और पांडव वंश के नेडुजेलियन ने युद्ध में चेर, चोल और 5 राजाओं को एक साथ पराजित किया था। हालांकि चोलों को विजयी घोषित कर दिया गया था। ये अगर की बात करें तो ये दूसरी शताब्दी आगे स्वतः ही खत्म हो गया था। ये भी खत्म की कगार था। अब चोल वंश का उदय बुद्ध में हुआ। आज की क्लास में यही, इससे आपको कल बताएंगे चोल वंश।